तो बच्चों क्लियर दिख रहा है? ओके, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अभी मैंने टैगलाइन बनाई थी, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, भूल गया। अभी अपनी टैगलाइन हो गई, दिख रहा है भाई? तू बैकग्राउंड म्यूजिक मत देना भाई। ओके, तो बच्चों हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज व्हिटस्टन ब्रिज 3.14 ऑफ NCERT इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई? 3.14, जिसका नाम क्या है? व्हिटस्टन ब्रिज। देखो बेटा, दुनिया गोल है। कैसे? बचपन में स्टार्ट किया था अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने का लंदन ब्रिज से। एक ब्रिज से स्टार्ट किया, फिर वापस ब्रिज पे आ गए, यानी 12 साल बाद वही ब्रिज वापस आ रहा है। हाँ, पढ़े थे ना, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, ऐसा आया था, फॉलिंग डाउन, है ना? ऐसा कुछ था ना? नहीं था ऐसा? तो तुमने सही से पढ़ा नहीं यार। हाँ यार, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फिर ऐसा कुछ था। मेरा बच्चा पढ़ता है, मुझे इसलिए याद है। ओके, तो भाई व्हिटस्टन ब्रिज ऐसा ही कुछ ब्रिज है। तो इस ब्रिज का क्या यूज़ है और क्यों पढ़ना है? और ये ब्रिज है तो कौन सी नदी पे बना हुआ है? ऐसा नहीं है, ये ब्रिज है बेटा, एक मीटर टाइप है। क्या है ये? एक मीटर। चलो तो इसके बारे में जानते। सबसे पहले यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। यस और नो? व्हाट इज द यूज ऑफ व्हिटस्टन ब्रिज? लिखते रहो साथ साथ। यूज टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू नहीं पता हो, उसको फाइंड करने के लिए मेरे बच्चों हम क्या यूज करने वाले हैं? व्हिटस्टन ब्रिज। ओके, चलो अब इसकी हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कोई भी ब्रिज है, आप सबसे पहले क्या देखने वाले हो? उसकी कंस्ट्रक्शन। भाई किसी का माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? चलो माइक बंद करो, मैसेज कर दो, फोन कर दो, किसका माइक ऑन है भाई लाइव क्लास में? हाँ, तो ऑफिस का नंबर है भाई, ऑफिस पे फोन करो कि मैडम आपका नंबर से आप ज्वाइन हुई हो, आपका माइक ऑन है और आपकी कहानी यहाँ पे भी आ रही है, सुनाई दे रही है। चलो ओके, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। यूज टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। मेंटली एक स्टेज आपका चेंज होना चाहिए। पहले हम स्टार्ट करें ओम्स लॉ से, चैप्टर 3 की बात करें तो मेन बात हमने स्टार्ट की ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ में फिर हम अंदर एंटर हुए तो रेजिस्टेंस आया। रेजिस्टेंस कैसे बनता है, उसके इक्वेशंस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाता है अंदर, कंडक्टर में क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, फिर उसको रेजिस्टेंस बीच में रास्ते में लगता है, तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या देखना है बेटा? ब्रिज। तो जो ब्रिज बना हुआ है वो व्हिटस्टन ब्रिज जो है वो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करता है। अब इसको ब्रिज क्यों बोला गया है? क्योंकि जनरली 2 पॉइंट्स को जोड़ा गया होगा बेटा, ठीक है, A, B, C और D। तो इसकी टोटल 4 आर्म है। कितनी आर्म है? 4 भुजा है इसकी। कितनी भुजा है बेटा? 4 भुजा। वो अपने पुराने सीरियल्स देखो तो उसमें भगवान आते हैं, विष्णु भगवान देखे ना आपने, 2 ऐसे होते हैं और 2 पीछे होते हैं हाथ, 4 भुजा। इसमें भी 4 भुजाएं, पर इसमें सिंपल ये सिस्टम है, ऐसे आप मान सकते हो, ये वाला सिंपल ऐसे 4 भुजा इसकी बनती हैं, 4 आर्म इसकी हैं। हर एक आर्म में एक रेजिस्टेंस है, हर एक आर्म में एक रेजिस्टेंस है R1, या आप इसको बोल दो R2। यहाँ पे बेटा आप बोलोगे R4, यहाँ पे आप देखोगे NCERT में आपको दिखेगा R1, और यहाँ पे आपको दिखने वाला है R3। क्या सही बच्चों दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर? ओके,
और उसमें ये R4 जो है बेटा वो अननोन है, तो इसको हम बोलेंगे अननोन आर्म। और इसमें ये जो R3 है इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड आर्म। ओके, ये अननोन हो गई और ये स्टैंडर्ड। तो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी वो यहां लगेगा, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो यहां लगेगा। अब देखो आगे समझो, ए और सी के बीच में बैटरी लगा दी है, स्विच वगैरह भी आप लगा सकते हो, बट बैटरी लगाइए ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में बैटरी लगाई है तो बच्चों दूसरा जो पार्ट है बी एंड डी उसके बीच में लगाया जाएगा गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया जाएगा बेटा? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यस। तो जी क्या है हमारा बेटा? गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर जो है मेरे बच्चों वो क्या करता है? तो उसके काम है यूज टू मेजर वेरी स्मॉल करंट ऑफ माइक्रो एम्पियर ऑर्डर। गैल्वेनोमीटर एक मीटर है जो करंट मेजर करता है कितने तक बेटा? माइक्रो एम्पियर की वैल्यू का, बहुत छोटा। दूसरा, यूज टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन सही है या उल्टी है वो जानने के लिए भी ये यूज होता है। तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर? डिटेल में चैप्टर 4 के एंड में, एंड ऑफ चैप्टर 4 जब होगा तब हम पढ़ेंगे। पर हालांकि अभी बीच में आ गया है तो मैंने इसका यूज़ आपको बता दिया है। ये क्या मेज़र करेगा बेटा? करंट। क्या मेज़र करेगा बच्चों? करंट मेज़र करेगा। ब्लर दिखने लग गया, ऐसे मैसेज आ रहे हैं बेटा? नहीं, सही है बेटा। देखो ई रहा सबूत। नहीं, सही है बेटा, दिख रहा है ना थोड़ा बहुत? ओके, थोड़ा बहुत नहीं, क्लियर दिख रहा है। अच्छा, ओके, समझ में आया ये गैल्वेनोमीटर क्या हुआ, कहाँ लगाया हमने? बीच में। अब बात क्या करी जाए? बात क्या करी जाए बेटा? ध्यान से देखो, बात आगे अब कहानी बढ़ेगी। देखो कैसे, मान लो इसमें से करंट निकला I, तो वो I इस बैटरी में से आके यहाँ पे डिवाइड हुआ, इधर गया, मान लो R2 है इसलिए I2, और इधर आया R1 है इसलिए I1। ये करंट आगे गया, B के पास आया बेटा, 2 रास्ते हुए। कितने रास्ते हुए? 2 रास्ते हुए। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? चलो कंप्लीट बेटा। अब आवाज़ सुनाई देगा बेटा। दूसरा एक और माइक लगा दिया हमने, पर देखते हैं इस ये कब तक सही रहता है। ठीक है, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैं पतंग हूँ और 2 डोर से चग रहा हूँ। ओके ओके, 2 डोर लग गई है देखो सर को। ठीक है, ओके। अब समझते हैं भाई, जो 2 डोर हैं वो क्या समझा रही है हमें। इधर देखो, तो बच्चों यहाँ से करंट निकला I। अब आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर करंट बैटरी में से जाता है I तो आता कितना होगा? I। ठीक है, ये समझ लेना है। अब वो करंट यहाँ पे जब A पे आता है, A इज़ द नोड। किरचॉफ समझ में आया थे? किरचॉफ का पहला जो रूल था वो जंक्शन रूल था। जंक्शन रूल में क्या होता है? जितना करंट आता है वो डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड हुआ 2 रास्ते पे बेटा, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। फिर यहाँ पे बेटा IG, कौन सा करंट आया बेटा? IG। गैल्वेनोमीटर का करंट IG, क्योंकि यहाँ पे जो I2 आया उसके लिए 2 रास्ते हैं।
दो रास्ते, या तो आप फिर इधर मानते ये I1 है, इसके लिए दो रास्ते, हमने पहले इसको मान लिया, चलो दो रास्ते हैं। अब ये IG और ये I1 मिलके यहाँ पे मान लो कौन सा करंट बना रहे बेटा, I3। अब देखो यहाँ पे I4 लिख दो। यानी इस ड्राइंग का एक सेटअप है बिल्कुल सिंपल, जो समझो तो रेजिस्टेंस के जो नाम देने हैं, अगर आप बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको देखो रेजिस्टेंस के नीचे ऑड, ऊपर इवन, 1 3 2 4, समझ में आ गया। दूसरी एक कहानी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे हर रेजिस्टेंस में जो करंट है वो उसके हिसाब से नंबर देना है। R1 का I1, R2 का I2, R3 का I3, R4 का I4 दे दिया, गैलोमीटर का IG, समझ में आया। डिवीज़न इस तरह से करके आप देखोगे तो आपको ये ऐसा आंसर मिलने वाला है। अब बेटा क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हीटस्टोन नाम के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया ये हमें समझना है। उन्होंने इस स्टैंडर्ड आर्म का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज किया। अगर ये स्टैंडर्ड आर्म अननोन तो फिक्स कर दी, उन्होंने ये स्टैंडर्ड आर्म का रेजिस्टेंस चेंज किया। अलग अलग कुछ भी हो सकता है, रैंडम वैल्यूज। तो उन्होंने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके ऐसी ऑब्टेन की जिससे क्या हुआ कि करंट चेंज होता रहा। अगर आपको पता हो तो अगर सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज हो, यानी कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और आपके दिमाग की थॉट कुछ भी ना हो, सिंपली जो पढ़ाया जा रहा है वो एक्सेप्ट करने की हो, तो आपको मैक्सिमम समझ में आएगा। और बीच में मैंने ये कहा, अभी नाम लिया भाई कौन सा, रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा, ये नाम याद आ गया तो आपको याद आ गया आज अनुपमा में क्या आएगा, आज काव्या क्या करेगी, ऐसा तो क्या होने वाला है। तो फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आ गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो करंट भी चेंज होगा। तो व्हीटस्टोन ने क्या किया बेटा, रेजिस्टेंस चेंज किया और चेंज करते करते ऐसी वैल्यू ऑब्टेन की कि भाई जिससे करंट फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर IG क्या हो गया बेटा, 0। समझ में आया, करंट फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0। अब देखो जो बिचौलिया है इधर और इनके बीच में, ये बीच में ये आ रहा है ना, अगर उसमें करंट 0 है तो दोनों साइड बैलेंस बना दिया उसने, हाँ कि ना। तो इसको बोला गया, इस टाइम पे हम उसको व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या बोलेंगे, इज इन कौन सी कंडीशन बेटा, बैलेंस कंडीशन, इज इन बैलेंस कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन व्हेन IG फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर इज 0। बैलेंस हो गया ब्रिज। अब ये बैलेंस क्यों हुआ, देखो यहाँ पे IG 0 होता है बेटा, तो इसका मतलब I2 और I4 बराबर होंगे। हाँ, पहले I2 और I4 बराबर नहीं थे, अनबैलेंस कंडीशन थी। अब क्या हो गया, IG 0 हो गया, तो जो I2 आया इधर से वो इधर चला गया, क्योंकि इधर तो IG क्या है, 0। चलो एक और बैलेंस कंडीशन में बात हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू I3। देखो ये जो I1 इधर आ रहा था उसमें IG ऐड होके I3 बनेगा, पर IG तो अब है ही नहीं, तो जितना I1 है उतना ही I3 बनेगा। अब इसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं बेटा, बैलेंस कंडीशन। ओके, जो करंट है वो दो रेजिस्टेंस अपने R2 एंड R4 में इक्वल हो गया, पर R1 और R3 में भी इक्वल हो गया। तो इसको हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं बच्चों, बैलेंस्ड कंडीशन। पक्का। अब इसका एनालिसिस और स्टार्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने लूप लेके किरचॉफ रूल लगा दिए। लूप 1, तो अब आप इसको ब्रेड के हिसाब से मान सकते हो। खाई है ना ब्रेड, हाँ के ना बेटा, ब्रेड तो खाई होगी हमने, ठीक है। तो ब्रेड का सैंडविच बनता है, ठीक है। तो उसके पहले ब्रेड ली, उसको रखी, फिर क्या किया, खा गए, कुछ बच्चे खा गए। पहले एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा है खा गए। कैसे सैंडविच खाते हैं, वो पहले ब्रेड खा जाते हैं, फिर ककड़ी, टमाटर, प्याज जो भी होता है वो खा जाते हैं, फिर मसाला छिड़कते हैं।
नहीं, ऐसे नहीं। लूप यानी ये ब्रेड पड़ी है, आपने यहाँ से कट की तो ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट, याद रहे इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि दो लूप बन रही हैं, एक ये साइड आधा पार्ट और ये साइड आधा पार्ट। तो इधर लेंगे बेटा ए बी डी ए। कौन सी लूप ली बेटा हमने? ये वाली, ए बी डी ए। इस लूप के लिए हम किरचॉफ का कौन सा रूल लगाने वाले हैं बेटा? सेकेंड रूल। सेकेंड रूल कौन सा है? लूप रूल। लूप रूल में आपको पता है हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, तो पी डी माइनस। हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन रेजिस्टेंस में सेम नहीं, अपोजिट, तो पी डी प्लस, आई आर प्लस एंड आई आर माइनस, ये सिखाया हुआ है। चलो तो देखो, तो ए से बी जा रहे हो तो क्या आएगा? पी डी आई टू आर टू। अब बताओ बच्चों, ये वो प्लस है या माइनस है? माइनस है। यस, क्यों माइनस हुआ? हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। अब हम जाएंगे बी से डी, तो हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस, पर उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आई जी की वैल्यू क्या हो चुकी है? 0, तो कोई मतलब नहीं है। करंट 0 है तो पी डी क्या होगा? 0। ओके, अब हम चले हैं बेटा डी से ए। देखो डी से हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, तो क्या लिखा जाएगा बेटा? प्लस I1 R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0। पक्का? तो ये लूप का एनालिसिस हुआ। अब इसको आपने सेट किया तो क्या भाई? I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। डन के नहीं? I1 R1 इज इक्वल्स टू I2। तो बच्चों I1 बाई I2 क्या लिखा जाएगा? R2 बाई R1। इसको आप कौन सा इक्वेशन दे दीजिए बेटा? 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द किरचॉफ सेकेंड रूल। ये लूप 1 ये वाली। अब लूप 2 में हम बात करेंगे किसकी मेरे बच्चों? लूप 2 की। बी सी डी बी या बी डी सी बी ऐसे भी ले सकते हो, हम लोग क्लॉकवाइज ही लेते हैं। चलो कौन सी? बी सी डी बी। और क्या लगाने वाले हैं? किरचॉफ लूप रूल यानी सेकंड रूल। चलो बताओ, बी से सी क्या आएगा बेटा आंसर? पी डी कितना होगा? आई आर प्लस या माइनस? माइनस आएगा। ठीक है, यस। चलो सी से डी क्या आएगा? I3 R3 प्लस, क्यों? सी से डी हमारी डायरेक्शन ऐसे है पर करंट ऑपोजिट है इसलिए प्लस। डी से बी क्या आंसर आएगा? IG है ही नहीं तो 0 इक्वल्स टू 0, नथिंग। ओके, तो यहाँ पे मेरे बच्चों को क्या मिलेगा? I3 R3 इज इक्वल्स टू I4 R4। अब करंट का रेशियो लेने वाले हम लोग, क्या? I3 अपॉन I4 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3, R4 अपॉन R3, बिल्कुल। बट इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये हमारा 2 मान लो, और फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देखो I3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? I1, और I4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 3। अब आप 2 और 3 को ध्यान से देखो तो उनकी लेफ्ट साइड आपको कैसी दिख रही है? सेम। तो बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 आप क्या लिख सकते हो? उनकी लेफ्ट सेम है तो राइट भी सेम होनी चाहिए। तो R4 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई
R1। समझ में आया? या मेरे बच्चे जो बनता है वही लिखिए, 2/1 इज इक्वल टू 3/4/3। जो बन रहा है वही लिख रहा हूँ मैं। आप सोचो कि ऐसा क्यों किया, पहले भी सही तो लिखा था। सही, ये भी सही है भाई। 2/1 इज इक्वल टू 4/3। ये आ गया आपका आंसर लूप के रूल के हिसाब से। अब समझिए क्या सीखा हमने। हमें तो अननोन आर्म का रेजिस्टेंस कितना वो फाइंड करना था, R4। तो इससे मिलेगा कि नहीं? R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, R2/R1 इंटू R3। जो हमारा गोल है व्हिटस्टन ब्रिज का वो मिल गया, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का, और बिल्कुल पक्का आपको समझ में भी आ गया। बट मेरे बच्चों थोड़ा सा समझेंगे, रुकेंगे कि भाई इसका महत्व क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, और अब आपका ध्यान जाएगा क्योंकि मैंने बना दिया इस पर डिजाइन। ये इक्वेशन कहाँ से आया? तो भाई जब ये हुआ तब ये कहानी स्टार्ट हुई यहाँ से। IG 0 हुआ और फिर लूप 2 ली हमने, आधा पार्ट ऑफ ब्रेड और आधा पार्ट ऑफ ब्रेड हमने 2 लूप के रूप में लिया और बैलेंस कंडीशन का यूज़ किया, तो फाइनली हमें ये मिलता है। उससे अननोन मिल गया। यानी अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा तो ऐसा हुआ ही होगा। अब आप सोचोगे सर ये क्या कहानी है, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा। यस, समझ में आ रहा है ना? अगर किसी ऐसी सर्किट में IG अगर 0 होता है तो इसका मतलब क्या बेटा, ये होने वाला है। और दूसरी बात, अगर किसी सर्किट में ये हो रहा है इसका मतलब डेफिनेटली IG क्या होगा, 0 होगा। ये सम्स में यूज़ होने वाला है। जो कैपेसिटर के सम मैंने छोड़ दिए थे, मैंने कहा था कि ये मैं 3rd चैप्टर के बाद ही आपको बताऊंगा, वो आज कहानी यहाँ पे पूरी होने वाली है। हाँ, कई बच्चे मुझे कैपेसिटेंस के इतने कॉम्बिनेशन के इक्वेशन सम्स बेचते थे, मैं उनको बोल देता था बेटा व्हिटस्टन ब्रिज ख़त्म होने दो फिर बताऊंगा। आज वो समय आ गया है, आज वो समय आ गया है। समय ये है कि भाई अगर IG 0 करना है तो इसका मतलब इसका अपॉन R2/R1 ये रेशियो और ये रेशियो सेम होना चाहिए। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? इसको मैं बोलता हूँ कैंची की मेथड। कैंची, ये नहीं आते आजकल के बच्चे जीन्स को काट काट के डिज़ाइन बना के आते हैं, होता है ना वो। इसमें क्या है भाई, फैशन है। ये एक अच्छी भी बात है। पहले फट जाती तो शर्म आ जाती थी। हमारे समय में जब हम खेलते थे ना, फुटबॉल बहुत खेलते थे और गिरे तो यार फट गई, तो अब यानी सबका ध्यान उधर ही होता है, ये फटी क्यों। आज वो टेंशन ही नहीं है ना? बढ़िया है ना, लॉजिक अपना अच्छा ही है, बहुत बढ़िया बात है। अब मेरे जैसे कितने बच्चों को ये परेशानी से आज यानी कोई भी टेंशन ही नहीं, फट गई ओ फैशन, लॉजिक। हाँ, अच्छी बात है। तो बस उसी का हिसाब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगा देता हूँ बेटा। मेथड ऑफ सीजर, इसकी मेथड ऑफ सीजर, कैंची की मेथड इसको मैं बोलता हूँ। अब ये कैंची की मेथड कैसे होती है, देखो R4/R3 ये इधर कैंची लग गई और R2/R1 ये कैंची। अगर ये दोनों कैंची सेम है तो इसका मतलब बीच में जो गैल्वेनोमीटर है वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यस और नो? और गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 होना इसका मतलब कौन सी सर्किट होना बेटा? हाँ, अगर मैं कहूँ कि बच्चों पंखा चालू करा पर हुआ नहीं, यानी फिर आप देखोगे किधर कि स्विच ऑन किया है कि नहीं, सही स्विच ऑन किया है कि नहीं। अगर सही स्विच ही नहीं ऑन किया है, अगर ओपन सर्किट है तो करंट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर करंट ही 0 है तो पंखा क्यों चालू होने ही नहीं वाला है। समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर? फायदा समझ में आ रहा है? मेथड ऑफ सीजर क्या है? मेथड ऑफ सीजर भाई
इस साइड का रेशियो लो, इस साइड का रेशियो लो, अगर वो सेम है तो बीच वाला जो गैलोमीटर है यहाँ पे कट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, उसको गिनना ही नहीं है। तो स्क्रीनशॉट लो, इसका एक सम करते हैं, तब जाके ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जो एनसीईआरटी का सम है वो नहीं करेंगे, पहले जो परेशानी है वो दूर करेंगे। पुरानी परेशानी को दूर तो करना पड़ेगा ना, नई परेशानी पकड़ने से पहले पुरानी वाली का हिसाब करते हैं। आइए, अच्छा इसका फायदा तो आपको समझ में आ रहा है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना। इसका एक नुकसान भी है, क्या पता है? जो इसमें हम लोग रेजिस्टेंस चेंज करते रहेंगे उसके लिए टाइम वेस्ट होगा, और वो जो चेंज होगा वो डिस्क्रीट चेंज होगा, नॉट कंटिन्यूस चेंज। डिस्क्रीट का मतलब क्या? आपने रेजिस्टेंस लगाया पहले 50 ओम का, फिर 51 का लगाओगे, 52 का लगाओगे, ऐसे चेंज करोगे, नहीं 50 पॉइंट समथिंग का नहीं लगाओगे। यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का चेंज आप कर रहे हो वो डिस्क्रीट होगा, और बार बार उसको खोल के फिर दूसरा लगाना, फिर खोल के, जब तक, कब तक लगाना? तो दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड। टाइम का क्या है? ई वेस्ट है, कंज्यूम कर लेती बहुत ज़्यादा। समझ में आ रहा है ना? ओके, क्लियर? यस, बिल्कुल क्लियर। तो अब हम लोग पुराने सम्स की बात कर लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, फिर आप उसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हो ये देखो। अगर आपने कहीं पे बेटा ऐसा देखा और आपको बोला गया कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, और आपको दे दिए 5 रेजिस्टेंस, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, और यहाँ पे 3 ओम। अब ये मैं बोल देता हूँ ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आप फाइंड करो। तो आप देखोगे सर यहाँ पे तो हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल, बट आप यहाँ पे देखोगे ये व्हिस्टन ब्रिज जैसी दिखाई पड़ रहा है। कैसे दिखाई पड़ रहा है? व्हिस्टन ब्रिज, यस। तो आप देखो, चेक करना है व्हिस्टन ब्रिज है क्या नहीं। हाँ, 2/4 करो, कितना आंसर आएगा बेटा? 1/2। इधर 5/10 करो, कितना आंसर आएगा बेटा? 1/2। हाँ के ना? अब दोनों सेम आए, 2/4 इज इक्वल्स टू 5/10, तो कौन कट हो जाएगा? 3, ओपन सर्किट। अब बताओ, बिल्कुल इजी। ये दोनों सीरीज में 5 + 2 7, ये दोनों सीरीज में 10 + 4 14, और ये दोनों पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस जो है ए बी के बीच में 7 और 14 पैरेलल। आगे ना? यस। तो 14/3 इज अवर आंसर। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल क्लियर ना? 14/3। चलो क्लियर ना? अब कई बच्चों का क्वेश्चन एक और है, सर अगर मान लो ये रेशियो सेम ना होता तो 3 को हमने इग्नोर किया तो नहीं करना होता? अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या करते? ऐसे क्वेश्चन में स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ऐसी एक मेथड आती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है? तो एक एक्स्ट्रा मेथड होती है, वो इंजीनियरिंग में आती है आपको। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपका इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक सब्जेक्ट आएगा, EEE, उसको हम पढ़े थे तब, EEE नाम था, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसमें एक मेथड आती है स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, पर वो हमें यहाँ पे करनी नहीं है। पर अब आपके सारे व्हिस्टन ब्रिज वाले रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन हो जाएंगे। ठीक है? अगर आप कर रहे हो सॉल्व तो ये ज़रूर से आप देखोगे कि ये ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलो बढ़िया ना? अब एनसीईआरटी के सम की बात कर लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में एक बढ़िया सम है और जो 10th स्टैंडर्ड पे बेस्ड है।
अब आप कहोगे सर 10 तो हम पास हैं, तो वो हमें आ जाएगा, आप इसको पास कर दो, आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलो क्वेश्चन समझते हैं बेटा। पेज नंबर 119 पे है, द 4 आर्म्स ऑफ वेस्टर्न ब्रिज एज शोन इन द फिगर हैं, हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंसेस क्या है? दो रेजिस्टेंस हैं, ये 4 हैं टोटल, 2 नहीं होंगे ना भाई। यहाँ पे 100 ओम, यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 60 ओम और इधर 5 ओम। फिर लगा दी बैटरी, फिर इधर से आपको पहुंचा दिया करंट 10 वोल्ट। ये आई और ये गई। अच्छा, यहाँ पे I1 दिया है, यहाँ पे I1 माइनस IG दिया है, तो यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर दिया होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस आपको 15 ओम दिया है, और यहाँ पे बेटा IG है। ओके, इधर I2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, I2 और IG आ गया, तो I2 प्लस IG। ये डिवीज़न दिया है अंदर, पर आप अपने तरफ से भी कोशिश करो कि बिना दिए आप कैसे कर पाओगे, सिमिलर है, कोई ज़्यादा वो नहीं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस BD, दिख रहा है BKD के बीच में। कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस AC। तो हमें गैल्वेनोमीटर का करंट निकालना है। किसका करंट निकालना है बेटा? गैल्वेनोमीटर का। यस और नो? ओके, गैल्वेनोमीटर का करंट हम निकालेंगे। तो आप कैसे निकालोगे? देसी तरीका है, वही निकालना है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल है। लूप लेना है। देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है बेटा? इक्वेशन बनाना रहता है। अब आप देखोगे तो 100/60 इज नॉट इक्वल्स टू 10/5। करके देख लो, 100/60 इज नॉट इक्वल्स टू 10/5, बिकॉज 10/5 इज 2 और ये 100/60 2 तो होना नहीं है, यानी बैलेंस कंडीशन में नहीं है, तो IG 0 नहीं होगा। तो IG की वैल्यू क्या है ये फाइंड करनी है। तो उसके लिए किरचॉफ के रूल लगेंगे बेटा। आप I बता दो कितना है? यस और नो? यहाँ पे I1 और ये वाला कितना है? I2। तो यहाँ पे जो आया वो I1 और I2 का एडिशन ही होगा ना। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर ना? अब हम इसमें लूप लेने वाले हैं बेटा। क्या लेने वाले हैं? लूप। घबराना बिल्कुल नहीं है, भले ही सम हो थोड़ा लंबा। लूप लेके 2 इक्वेशन बनाओ, 3 इक्वेशन बनाओ। पहली लूप ये लो, कौन सी? ABDA, और किरचॉफ का सेकंड रूल लगा दो। तो देखो AB में क्या हो रहा है? IR, I1 इंटू 100, आगे क्या आएगा? माइनस। आगे क्या आएगा बेटा? माइनस। BD में क्या हो रहा है? माइनस IG इंटू 15। BD में क्या हो रहा है? माइनस IG इंटू 15। DA में क्या हो रहा है? प्लस I2 इंटू 60 इज इक्वल टू 0। यही तो है किरचॉफ का सेकेंड रूल। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या बच्चों को समझ में आ रहा है कि दुखी हो रहे हो कि ये क्या जीवन चल रहा है सर? गोल गोल घुमा रहे हो, लूप लूप लूप।
है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो तो इसको उड़ाते हैं। कैसे उड़ेगा ये? 15 60, ये 15 से नहीं उड़ेगा, ये 60 उड़ जाएगा, ये 15 से नहीं उड़ेगा, तो डिवाइड बाई 15 नहीं हो सकता। तो 5 से कर लो, कुछ तो कर लो। डिवाइड बाई 5 -20, सही है ना? I1 माइनस IG को पीछे छोड़ो, प्लस 12 I2 माइनस 3 IG इक्वल्स टू 0। क्या बच्चों समझ में आया? इसको बनाएंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ये कहानी एकदम सरल है बेटा, जितना आप डिफिकल्ट समझते हो इतनी नहीं है। लूप नंबर 2, आधा पार्ट ब्रेड का ले लिया तो दूसरा आधा भी खा ही लो। हाँ, तब लूप 2 हो जाएगी बेटा BCDB, और इसमें लगेगा किरचॉफ सेकंड रूल। लगाओ खुद से, चालू पड़ जाओ। हाँ, माइनस I1 माइनस IG इंटू 10, ब्रैकेट रखना नहीं तो फंसोगे क्योंकि बीच में माइनस है। अब इधर आए C से D प्लस I2 प्लस IG इंटू 5, इधर प्लस क्योंकि करंट अपोजिट है ना बेटा, तो प्लस IG इंटू 15 इक्वल्स टू 0। ये 10, ये 5 और ये 5 था। 10 5 और सॉरी 15 है। I1 माइनस IG जो माइनस रहेगा, ये वाला I2 प्लस IG प्लस रहेगा, और ये वाला भी प्लस रहेगा। चलो अब इसको फिर से 1-2 स्टेप लग सकती हैं, नहीं लगानी है तो थोड़ा सा ध्यान से करना। I1 लिखो पहले, कितना I1 है? 10, आगे माइनस, तो माइनस 10 I1, फिर प्लस 5 I2, पर I2 तो लेना ही नहीं है ना अभी, पहले I1 का सोचो। माइनस 10 I1 हो गया। अब I2 का सोचो, 5 प्लस I2 हो गया। अब IG देखो, माइनस माइनस प्लस होके 10 प्लस 5 15 प्लस 15 30 इजिकल टू 0। क्या बच्चों को समझ में आया बेटा? अब ये किसी से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड कर दो। ओके, अब देखो आपको IG ढूंढना है, तो इन दो इक्वेशन का यूज करके आप IG नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों? क्योंकि कितने अननोन है दो इक्वेशन में? 3 अननोन है। तो 3 अननोन सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन लगेंगे। तो एक और लूप लेंगे हम, एक और लूप लेने वाले हैं। तो लूप नंबर 3, ये नीचे वाली ले लो बेटा, बिल्कुल इजी रही। ठीक है, तो क्या लेते हैं हम तीसरी लूप? ADC एप्सिलॉन A, सही है ना? ADC एप्सिलॉन A। तो AD में देखो माइनस I2 इंटू 60, हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम। इसमें देखो माइनस I2 प्लस IG इंटू 5, फिर इधर आए माइनस से प्लस, प्लस बैटरी में पता है ना रूल, इक्वल्स टू 0। बैटरी का रूल क्या है? अगर बैटरी में से पास होती हुई हमारी जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस जाए तो प्लस, और प्लस से माइनस जाए तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ तो I1 है ही नहीं, देखो I1 है ही नहीं यहाँ पे, देखो इजी काम हो गया आपका। I1 है ही नहीं, यस और नो? तो बच्चों थर्ड लूप में हमने जो किया वो आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब हमारे पास I2 है भैया, ये 60, ओ हो 60
I2। 160 इधर भी बना होगा I2 के साथ, ये भी बन रहा है। ये वाला प्लस बना था, यस, क्योंकि ऐसे घूमे थे, पर ये वाला माइनस बना है, तो -60 और ये 5 माइनस, ओहो हो, तो -65 I2 हो गया, और IG अपना सिर्फ 5 हुआ, और इक्वल्स टू क्या हो गया, -10। हाँ यस, समझ में आया ना। हाँ, अब किसी से डिवाइड, अच्छा यहाँ पे माइनस होगा, यस, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस होगा, ध्यान रखना है। और ये प्लस है तो उधर ले गया माइनस। अब -5 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया आपका 13 I2, और ये IG इज इक्वल टू 10 2 यस, ठीक है। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इन 3 का यूज करके बाय सॉल्विंग दिस 3 यू विल गेट IG। अब इसको सोचेंगे कि कैसे करें, थोड़ा सा एलिमिनेशन करना है। तो किसका एलिमिनेशन करना बेहतरीन रहेगा? इन दोनों में से I1 को मारो, पहले I1 को मारो। अगर आपने I1 को मारा तो जो इक्वेशन मिलेगा सिर्फ उसमें I2 और IG होगा, फिर उसकी डीलिंग इसके साथ करवा दो। कहानी समझ में आ रही है? या इसमें I2 को सब्जेक्ट बना दो और IG के फॉर्म में जो मिलेगा वो इसमें रख के फिर उनको सॉल्व कर दो। पर इससे बढ़िया सिंपल कहानी कौन सी रहेगी? ये वाली। इन दोनों में से I1 को उड़ाओ पहले, पर दोनों में I1 की सेम सिग्नेचर है। तो भाई हम क्या करने वाले हैं, देखो इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, तो ये 20, तो ये भी 20, और उसमें से माइनस करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 को। तो पहले इसको 10 को से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस इधर करते नहीं तो जगह नहीं रहेगी। -20I1 प्लस 10I2 प्लस 60IG इज इक्वल्स टू 0। अब ये लिखेंगे भैया -20I1 प्लस 12I2 माइनस 3IG इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्शन है तो इसका माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस। अब देखो ये प्लस हो गया तो ये कट, यहाँ पे ये माइनस हुआ तो बेटा -2I2 प्लस 63IG इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गया बेटा कौन सा, 4। या आप सीधा हिसाब इसमें से लगा सकते थे बेटा, क्या I2 बराबर 63/2 IG पुट इन इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया कि नहीं आया? इससे डायरेक्ट आप I2 निकाल लीजिए और वो I2 यहाँ पे रख दीजिए, यू विल गेट दी आंसर। तो 13I2 कितना है बेटा, 63/2 इंटू IG प्लस IG इज इक्वल्स टू 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? क्लियर है ना? तो इसको सॉल्व करोगे तो LCM ले लोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे और IG आपको आंसर मिलेगा। कितना मिल रहा है बेटा? ये वाला IG इधर आएगा, माइनस आएगा, तो ये भी तो माइनस ही है ना। अच्छा, और सामने दोनों में 0 ही है ना, ये भी देख लेते हैं। इसमें भी सामने 0 है और इसमें भी सामने 0 है, कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो IG कितना आ रहा है? 4.87 एम्पियर। पक्का? LCM लेना तो आता है ना, मल्टीप्लिकेशन होगा इधर, ठीक है, और ये 2 उधर जाएगा, फिर 2 ऐड हो जाएगा उसमें, और IG के लिए 2 को उधर 4 अपॉन समथिंग, हाँ के ना? यस और नो? ओके, यस। हाँ, तो यहाँ पे बेटा मिली एम्पियर आएगा। क्या आएगा? मिली एम्पियर। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसका हिसाब देखूँ तो ये 63 इंटू 13 तो नीचे जाने वाला है, और ये नीचे जाएगा तो 0.000 पे नंबर जाएगा। इसीलिए मिली एम्पियर में 4.87 आपको आंसर मिलेगा। क्या बच्चों समझ में आया?
अब देखो इसमें फिजिक्स बता दूं कहाँ कहाँ है, जहाँ राउंड कर रहा हूँ ना वही फिजिक्स है सिर्फ। ये फिजिक्स है 3 राउंड बस, फिर इसमें मैथ्स है पूरा, फिर इसमें क्या है बेटा, मैथ्स है। तो इसको समझ के अच्छे से करना है आपको, कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो।